स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल बजट से पहले आज 3 मंत्रियों के साथ चर्चा करने वाले हैं। कल भी सीएम ने मंत्री अनिला भेड़िया, मंत्री उमेश पटेल और जय सिंह अग्रवाल के साथ बातचीत की थी और इस दौरान विभागों के बजट, उनकी मांग, घोषणाएं और वर्तमान स्थिति पर विस्तार से बातचीत हुई। मंत्रियों ने अपने अपने विभाग की कार्य योजनाओं का बजट प्रावधान करने की जानकारी दी। बैठक में मुख्य सचिव समेत विभागीय अधिकारी भी मौजूद थे। और वहीं प्रदेश में बजट से पहले सियासी घमासान भी शुरू हो चुका है। बीजेपी सरकार पर मनमानी के आरोप लगाते हुए बजट पर विपक्ष की राय न लेने की बात कह रही है, तो कांग्रेस बीजेपी को पुराने उनकी सरकार के कार्यकाल की याद दिला रही। बजट को लेकर सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। 8 फरवरी को सीएम भूपेश बघेल बतौर वित्त मंत्री अपना पहला बजट प्रस्तुत करेंगे। 8 फरवरी से 8 मार्च 26-27 बैठकों का ये बजट सत्र होगा। सभी विभागों की चर्चा होगी। मुख्य बजट पहले दिन पेश किया जाएगा। बजट सत्र पर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। बीजेपी कांग्रेस पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगा रही है और प्रदेश के हित में बजट पर विपक्ष से भी राय लिए जाने की जरूरत बता रही है। एक तरफा जो जनादेश मिला है उसके तहत कहीं न कहीं जो तानाशाही का रवैया है वो कांग्रेस पार्टी में दिखाई दे रहा है कि हम अकेले ही सब कुछ कर लेंगे। तो ये जनादेश आखिर विपक्ष को भी जितना जनादेश मिला है वो भी जनता ने ही दिया हुआ है। इसलिए दोनों पार्टियों से विधानसभा में एक प्रदेश के हित का एक अच्छा बजट आए, इस दिशा में बातचीत होनी चाहिए। बीजेपी के आरोपों का कांग्रेस ने जवाब दिया है। कांग्रेस का कहना है कि 15 सालों में बीजेपी सरकार ने कभी कांग्रेस से सलाह नहीं ली। कहावत है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमसे कितनी बार सलाह ली थी, पहले ये बता दें। और जहाँ तक अहंकार और घमंड की बात है, उसमें चूर हो चुकी थी भारतीय जनता पार्टी। तो शायद अपना अनुभव आप लोग साथ मिलकर साझा कर रहे हैं। हमारी सरकार जमीन पर है और जनता के साथ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकरार नई बात नहीं। फिलहाल देखना होगा बजट को लेकर मचा सियासी घमासान कहां रुकता है। सुरेंद्र सिंह, न्यूज़ 18, रायपुर। भूपेश सरकार अभी फसल के लिए पानी देने के लिए अपनी रणनीति बनाने की तैयारी में है और आज मंत्रालय में राज्य स्तरीय जल उपयोगिता समिति की बैठक होने जा रही है। यह बैठक जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे की अध्यक्षता में होगी। बैठक में प्रदेश के जलाशयों में कितना पानी है इसको लेकर चर्चा होगी। इसके अलावा अन्य विषयों पर भी चर्चा के साथ रणनीति बनाई जाएगी। तो वहीं बीजेपी ने भी किसानों को समय पर पानी उपलब्ध कराने की मांग की है। तो अभी हमारे यहाँ रविशंकर परियोजना में पानी है, कुछ तांदला में पानी है, छोटे छोटे हसदे बांगों में भी पानी है। तो इस बार समर पेडी की हमारी तैयारी है, किसानों की मांग भी है और आने वाले समय में इसकी जल उपयोगिता समिति की बैठक करके उसको अप्रूव करके हम लोग शुरुआत करेंगे। ये व्यवस्था की जाए, इस दिशा में शासन को तत्काल पहल करनी चाहिए ताकि फसल को किसी प्रकार का नुकसान न हो। 15 साल तक प्रदेश के सीएम रहे रमन सिंह को अब उनकी पार्टी में चुनौती मिल रही है। बीजेपी से राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने लोकसभा चुनाव में रमन सिंह की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद सरोज पांडे अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में है। एक कार्यक्रम में शामिल होने बिलासपुर पहुंची सरोज पांडे ने कह दिया कि लोकसभा चुनाव रमन सिंह नहीं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। सरोज पांडे के इस बयान को कांग्रेस बीजेपी में गुटबाजी के तौर पर देख रही है। बीजेपी ने सफाई देते हुए कांग्रेस पर पलटवार किया है। ये निश्चित रूप से मानना होगा क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी खुलकर सामने आ रही है। क्योंकि जो 15 वर्षों में रमन सिंह के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में काम हुआ है, उससे भारतीय जनता पार्टी के निचले स्तर से लेकर शीर्ष नेतृत्व पूरी तरह से नाराज है और ये गुटबाजी आगे जाकर और नया आयाम देगी। एक सामान्य बयान है ये। जब भी कोई चुनाव होते हैं किसी प्रदेश में होते हैं तो प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में ही, यदि राष्ट्र का चुनाव होता है, लोकसभा के चुनाव होते हैं तो राष्ट्रीय नेतृत्व अध्यक्ष, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है। देखिए, जो स्वयं गुटों में बटे हैं, मुझे लगता है कि वो दूसरों पर यदि कटाक्ष और व्यंग करें तो शायद ये अतिशयोक्ति होगी।
सरोज पांडे ने राम मंदिर पर भी बयान दिया। सरोज पांडे ने कहा कि जब भगवान राम चाहेंगे तब मंदिर बनेगा। कांग्रेस ने कटाक्ष करते हुए बीजेपी पर भगवान राम के नाम का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया, तो बीजेपी ने कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकने की सलाह दी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी चाहती ही नहीं थी कि भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बने। वो भगवान राम के नाम पे सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेक रही थी। हमारा एजेंडा है और निश्चित रूप से इस राम मंदिर के निर्माण के लिए बीजेपी बहुत गंभीर है। राम मंदिर पर जो लोग सवाल खड़ा करते थे, जो लोग राम सेतु के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करते थे शपथ पत्र देकर, वो यदि राम मंदिर की चिंता करें तो मुझे लगता है कि शायद ये ठीक बात नहीं है। रमन सिंह और सरोज पांडे राजनीति के मैदान में अक्सर आमने सामने नजर आते हैं। दोनों पर एक दूसरे के खिलाफ राजनीति करने के कई आरोप भी लग चुके हैं। अब देखना है प्रदेश में सत्ता गंवाने के बाद पार्टी मतभेद या गुटबाजी की ऐसी किसी संभावना को कैसे खत्म करती है और लोकसभा चुनाव में कैसे संगठन को एकजुट रखती है। अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18, रायपुर। नान घोटाले में ईओडब्ल्यू ने के बारीक को अभियुक्त बनाने के लिए कोर्ट में आवेदन दिया है। के बारीक के कंप्यूटर से कई अहम दस्तावेज मिले थे, लेकिन तथ्यों की कमी की वजह से कार्रवाई नहीं हुई थी। के बारीक से मिले दस्तावेजों में ही सीएम मैडम का नाम लिखा था। सोमवार को राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए, जिसमें धान खरीदी, स्थानीय उद्योगों से सामान खरीदी, डायवर्शन सरलीकरण प्रमुख रूप से शामिल है। राज्य में 31 जनवरी तक होने वाले धान खरीदी और उसकी खपत को लेकर राज्य सरकार ने अहम फैसला किया है, जिसमें केंद्र सरकार को पत्र लिख चावल के पुल की सीमा 24 लाख से बढ़ाकर 32 लाख मीट्रिक टन करने का आग्रह किया गया है। इस बैठक में कस्टम मिलिंग के बाद शेष चावल की खपत के लिए स्थानीय स्तर पर प्रयास करने समेत पुराने बारदानों से भी धान की खरीदी करना तय किया गया है। तय समय सीमा तक 85 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी का निर्णय लिया गया है। बैठक में धान खरीदी के अलावा स्थानीय उद्योगों से सरकारी जेम गवर्नमेंट ई मार्केटिंग प्लेस पोर्टल के निर्माण तक CSIDC के माध्यम से खरीदी, अनुसूची 5 वाले क्षेत्रों में कोरबा जिले को शामिल कर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में स्थानीय युवाओं को छूट देने के निर्णय की मियाद 2 साल के लिए बढ़ाने समेत छोटे भूखंडों के डायवर्शन के नियम को सरल करने जैसे अहम फैसले हैं। रायपुर में बन रहे स्काई वॉक की उपयोगिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कल मेयर ने इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट से स्काई वॉक पर राय मशवरा किया था। अब जनता से रायशुमारी की तैयारी है। रमन सरकार के समय से बन रहा स्काई वॉक भूपेश सरकार के लिए मुसीबत बन गया है। सरकार ना तो इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा पा रही है और ना ही इसे तोड़ने का फैसला कर पाई है। सीएम भूपेश बघेल ने अब फैसला जनता पर छोड़ दिया है और इसकी जिम्मेदारी रायपुर के मेयर प्रमोद दुबे को दे दी गई है। स्काई वॉक की उपयोगिता को लेकर मेयर प्रमोद दुबे ने सोमवार को नगर निगम के आर्किटेक्ट और इंजीनियरों की एक बैठक रखी। बैठक में ज्यादातर लोगों ने स्काई वॉक की उपयोगिता पर सवाल खड़े किए, साथ ही इससे परियोजना में बदलाव का सुझाव दिया। एक्सपर्ट्स के बाद अब मेयर जनता से स्काई वॉक के बारे में राय लेंगे। लगभग 70% जो काम है स्काई वॉक का, जो 50% ग्राउंड पे और 20% जो है वो स्ट्रक्चरल जो काम है वो लगभग पूरे हो चुके हैं। तो आने वाले दिनों में ये कैसे वाइबल हो, क्योंकि अगर 80 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं तो उसकी राशि को निकालना भी अपने आप में चैलेंज है, क्योंकि जनता के पैसे का है। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग राय आई है। उस राय को सभी को एक जारी करके माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत की जाएगी और जैसे वो लोगों से राय लेंगे उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। मेयर जनता से राय लें, इससे पहले न्यूज़ 18 ने लोगों से स्काई वॉक को लेकर उनका विचार जाना। तो आपको बताना चाहूँगा, जो स्काई वॉक बना है पूरी तरह जनता का पैसों का दुरुपयोग किया गया है। अब ये बन रहा है, जब बन गया है तो इसको कंप्लीट कराना चाहिए। ये तो सरासर एकदम गलत है, इसमें तो कोई पब्लिक चलेगी नहीं। मेरा कहना तो उसको ही रहना चाहिए। एक तो इतना खर्चा हो चुका है शासन का मतलब आम लोगों का, पब्लिक का ही खर्चा हुआ है, उसके हिसाब से उसको रहना चाहिए।
इधर बीजेपी को स्काई वॉक को लेकर कांग्रेस सरकार का ये रवैया रास नहीं आ रहा। बीजेपी इसे राजनीति बता रही है। बड़े बड़े वहाँ पे केंद्र हैं, सरकारी ऑफिसें हैं, अस्पताल है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे जनता वहाँ पे रोज़ रूबरू होती है। ये तमाम चीज़ों को देखकर स्काई वॉक वहाँ बनाया गया था। जनता की गाढ़ी कमाई को अगर तोड़ने का प्रयास जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी करना चाहती है तो निश्चित तौर पर बड़ी दुर्भाग्यजनक बात होगी और प्रदेश में जनता की सारी भावनाओं का सम्मान प्रदेश की सरकार को करना चाहिए। 42 करोड़ रुपए की लागत से शुरू हुई स्काई वॉक परियोजना की लागत बढ़कर 80 करोड़ रुपए हो चुकी है और अब इस परियोजना की उपयोगिता पर ही सवाल खड़े होने लगे हैं। अब देखना है कि सरकार इस परियोजना को लेकर क्या रुख अपनाती है। स्काई वॉक का आधे से ज्यादा काम पूरा हो जाने के बाद इस परियोजना पर ब्रेक लगाया जाता है या फिर इसे पूरा किया जाता है। देवव्रत भगत, न्यूज़ 18, रायपुर। प्रदेश की जनता की आमदनी बढ़े न बढ़े, साल दर साल मंत्रियों की संपत्ति में इजाफा जरूर हो रहा है। मंत्रियों की संपत्ति के मामले में नई कैबिनेट ने पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। नई सरकार के सभी मंत्री करोड़पति हैं। प्रदेश की आधी आबादी भले ही गरीबी रेखा से नीचे है, लेकिन गरीबों और किसानों की बात करने वाली नई सरकार के सभी मंत्री करोड़पति हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के मंत्रियों की औसत संपत्ति 47 करोड़ रुपए से ज्यादा है। साल दर साल मंत्रियों की औसत संपत्ति में इजाफा हुआ है। आंकड़ों पर नजर डालें तो इस सरकार में मंत्रियों की औसत संपत्ति 47 करोड़ 13 लाख रुपए है। 2008 में मंत्रियों की औसत संपत्ति 81 लाख रुपए थी, जबकि 2013 में मंत्रियों की औसत संपत्ति 3 करोड़ 4 लाख रुपए थी। प्रदेश की नई सरकार के सबसे मालामाल मंत्री टीएस सिंहदेव हैं। इनकी संपत्ति 500 करोड़ रुपए से ज्यादा है। 23 करोड़ 5 लाख रुपए की संपत्ति के साथ सीएम भूपेश बघेल दूसरे नंबर पर हैं। एक नजर प्रदेश के मंत्रियों की संपत्ति पर। टीएस सिंहदेव पंचायत एवं ग्रामीण विकास, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, संपत्ति 500 करोड़ रुपए से ज्यादा। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री, संपत्ति 23 करोड़ 5 लाख रुपए। मोहम्मद अकबर परिवहन नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, संपत्ति 7 करोड़ 87 लाख रुपए। जयसिंह अग्रवाल राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास, वाणिज्यिक कर, संपत्ति 7 करोड़ 71 लाख रुपए। अनिला भेड़िया महिला एवं बाल विकास समाज कल्याण, संपत्ति 5 करोड़ 98 लाख रुपए। रविंद्र चौबे संसदीय कार्य, कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी, संपत्ति 4 करोड़ 71 लाख रुपए। प्रेम साय सिंह टेकाम स्कूल शिक्षा, आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास, संपत्ति 4 करोड़ 35 लाख रुपए। ताम्रध्वज साहू लोक निर्माण, गृह धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, पर्यटन एवं संस्कृति, संपत्ति 2 करोड़ 90 लाख रुपए। गुरु रुद्र कुमार लोक स्वास्थ्य, यांत्रिकी, ग्रामोद्योग, संपत्ति 2 करोड़ 85 लाख रुपए। शिव कुमार डहरिया नगरीय प्रशासन एवं विकास, श्रम, संपत्ति 2 करोड़ 37 लाख रुपए। उमेश पटेल उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और रोजगार, संपत्ति 1 करोड़ 89 लाख रुपए। कवासी लखमा वाणिज्यिक कर, आबकारी, वाणिज्य एवं उद्योग, संपत्ति 1 करोड़ 88 लाख रुपए। संपत्ति के साथ साथ मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले भी बढ़े हैं। इस सरकार में मुख्यमंत्री सहित 2 यानी 17% मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मंत्री जयसिंह अग्रवाल के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2008 में किसी भी मंत्री के खिलाफ आपराधिक मामले नहीं थे। 2013 में एक मंत्री के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज था। नई सरकार के मंत्रियों की शैक्षिक योग्यता पर नजर डालें तो 2 मंत्री 12वीं पास हैं, 2 मंत्री ग्रेजुएट हैं, 4 मंत्री ग्रेजुएट प्रोफेशनल हैं, 3 मंत्री पोस्ट ग्रेजुएट हैं, 1 मंत्री साक्षर है। प्रदेश के आम लोगों की आर्थिक स्थिति भले ही ना सुधर रही हो, साल दर साल मंत्रियों की आर्थिक स्थिति जरूर मजबूत हो रही है। देखना है नई सरकार के करोड़पति मंत्री प्रदेश की जनता की परेशानियों को कितना समझते हैं।
प्रदेश की आम जनता की आमदनी बढ़ाने की कितनी कोशिशें की जाती हैं। सुरेंद्र सिंह, न्यूज़ 18, रायपुर। मुंगेली का हथनी कला गांव सांसद आदर्श ग्राम है। बिलासपुर सांसद लखनलाल साहू ने इस गांव को गोद लिया है। आदर्श गांव की रैंकिंग में इस गांव को देश में चौथा स्थान मिला है। सांसद लखनलाल साहू इस उपलब्धि का श्रेय लेते हुए गांव में विकास के लिए कई काम करवाए जाने की बात कह रहे हैं, लेकिन गांव के लोग कहते हैं कि गांव पहले से ही विकसित था। सांसद की गोद लेने के बाद गांव में ऐसा कोई काम नहीं किया गया जिसकी सराहना की जाए। ग्रामीणों के मुताबिक गांव में पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं अभी भी नहीं। जब आदर्श गांव उसको हम लोगों ने चयनित नहीं किया था, उसके पहले और बाद में काफ़ी अंतर आया है। एक तो वहाँ पर हाई स्कूल की स्वीकृति हुई है, रोड जो ठीक नहीं था उसको ठीक कराए हैं, शौचालय घर घर में जो बना है जिसका बहुत ही अच्छा स्थायीकरण ढंग से उपयोग करते हैं, जिसके लिए विशेष बजट के माध्यम से 20 लाख रुपए अलग और ग्राम पंचायत को दिया गया है। पूरे ऑल इंडिया में उसका रैंकिंग हुआ तो उसमें चौथे स्थान पर हथनी कला जो आदर्श गांव है हमारा वो आया था। ये गांव हमार जब से माँ दुर्गा विराजमान है तब से आदर्श गांव है। ओकर बाद हम समझें भाई चाहे सांसद अपन गोद ले ली तो सोना में सुहागा हो गया, समझें कि चलो और कुछ है करके। लेकिन हमला जब से वो लिए तब से ऐसा एक कोई जगह भी ईंटा नहीं दिखाते जिन है सांसद के नाम से आदर्श ग्राम के नाम से ला रखे गए हैं। आज जितना ही विकास हुए पंचायत द्वारा आदर्श ग्राम नहीं रही से तबे से हमार गाँव और रोड बन गए है की तेला बनाना चाहिए, नाली बनाना चाहिए, तब बरसात में आ जाए परेशानी रही थी। हमार गाँव संसद भले बन गए, जो हमार काम होना से तो रुके नहीं बने, आवास नहीं मिले, पेंशन नहीं मिले। पानी भी एक समस्या है, बहुत खराब है, बहुत दूर दूर ले पानी नाना थे, ये बना भाई जल्दी नहीं मिल पाते। जांजगीर चांपा के खोखसा प्राथमिक शाला के छात्र छात्राएं इन दिनों अपने आप पढ़ा रहे हैं। इस स्कूल में 5 शिक्षक हैं, जिनमें से 4 बीमार पड़ गए और एक को मिड डे मील और बीएओ की ड्यूटी से फुर्सत नहीं। माता च पिता त्वमेव विद्याच द्रविणम त्वमेव, यानी माँ बाप विद्या धन सब कुछ शिक्षक ही हैं। लेकिन जांजगीर चांपा के खोखसा प्राथमिक शाला के छात्रों के लिए खुद ही माता, खुद ही पिता, खुद ही विद्या, खुद ही धन जैसे हालात हैं। ये बच्चे खुद ही खुद को पढ़ाते हैं, क्योंकि इनके स्कूल के 4 शिक्षक बीमारी वाली छुट्टी यानी कि सिक लीव पर चले गए और 5वें शिक्षक बीएलओ की ड्यूटी बजा रहे हैं। उधर गुरुजी वाले माता पिता का टोटा देख असली अभिभावक परेशान है। टीचर लोग का पूरा लापरवाही चल रहा है। हमारे बच्चे की जिंदगी तो सोच रहा हूँ तो पूरा अंधकार में है। जब 4 से 5 टीचर में से 4 गायब हैं, 4 का मेडिकल छुट्टी में है, तो मेडिकल छुट्टी में तो जिला प्रशासन को यहाँ व्यवस्था करना चाहिए, दूसरा टीचर भेजना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे अभी सामने में एग्जाम है, एग्जाम के लिए कोई तैयारी नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं है। हम लोग खुद से पढ़ते हैं सर। खुद से लिखते हो? कितने टीचर हैं आपके यहाँ? 4 मैम, 1 सर। तो मैम लोग आते हैं पढ़ाने? नहीं सर। कितने काफी दिन होगा, कितने दिन होगा नहीं आ रहे हैं? बहुत दिन। स्कूल के कुल 5 शिक्षकों में से 4 बीमार हैं और 5वें बीएलओ वाली ड्यूटी पर हैं। बीएलओ की ड्यूटी बजाने वाले इकलौते शिक्षक ने 5 क्लास के बच्चों को खुद ही अपने आप पढ़ने का सुझाव दे रखा है। ऐसे में बच्चे क्या पढ़ेंगे, कुछ घंटे खेल कूद कर घर चले जाते हैं। बीएलओ ड्यूटी वाले मास्टर जी मध्याह्न भोजन तक बच्चों को खाना खिलाने भर तक के लिए रुके रहते हैं। उसके बाद स्कूल को बच्चों के भरोसे छोड़कर अतिरिक्त प्रभार वाली ड्यूटी पर निकल जाते हैं। मेरा भी बीएलओ ड्यूटी लगा है, अभी आप देख ही रहे हैं सामने में। अब एक टाइम को किसी भी तरह से संचालन कर रहे हैं, पूर्ण रूप से बंद नहीं कर रहे हैं। हम अपने विभाग के अधिकारी को बता दिए हैं, बीओ सर को, कि भाई मेरा भी बीएलओ में ड्यूटी लगा है और 4 शिक्षक पहले से स्वीकृत है, तो आप समस्या का समाधान या उपाय बताइए करके हमने कर दिए। अधिकारी को ही देखना चाहिए था कि मेडिकल लीव पे अगर जा रहे हैं संस्था के, तो उनके एवज में कौन काम करेगा और उसकी व्यवस्था उनको पहले करनी चाहिए थी।
और उसके बाद किसी को छुट्टी पे रवाना करना चाहिए था। इस संबंध में तत्काल डीओ से चर्चा करके वहाँ स्कूल में शिक्षक की व्यवस्था की जाएगी। सरकार चाहती है कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, हर शिक्षक चाहता है कि उनका छात्र अव्वल हो, हर अभिभावक चाहता है कि उनका बच्चा टॉप करे। लेकिन इनमें से कितने लोग हैं जो अपने बच्चों के अव्वल आने के लिए अपनी भूमिका ईमानदारी से निभाते? सिर्फ चाहने भर से होता क्या है? अपने कर्तव्यों को लेकर संजीदा होना पड़ता है, लेकिन संजीदगी तो सिर्फ चाहत में नजर आती है, वरना किसी भी हाल में सबसे उच्च ओहदा रखने वाला शिक्षक अपने बच्चों को ऐसे कभी नहीं छोड़ता। रोहित शुक्ला, न्यूज़ 18, जांजगीर चांपा। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। हमारी पहुंच आपकी ताकत है। अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की खबरें देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं news18mpcg.com, फेसबुक पेज है /news18mp/news18cg, ट्विटर हैंडल @news18mp @news18cg और यूट्यूब चैनल है /news18mp छत्तीसगढ़। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।